तो दोस्तों गला प्रिसीजन आईपीओ का अलॉटमेंट तो ऑलरेडी लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पे आ चुका है एंड अब 9 अगस्त को मंडे को इसका हमें लिस्टिंग देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में जिनको भी इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है कि उन्हें लिस्टिंग डे के दिन इस आईपीओ में कैसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। क्या उन्हें इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या फिर लिस्टिंग गेन लेके इस आईपीओ से निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी का स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इसके लॉन्ग टर्म विजन को देखने वाले हैं, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि इस आईपीओ को हमें तुरंत सेल कर देना चाहिए या फिर इसमें हमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको लिस्टिंग डे पे इस आईपीओ के साथ क्या करना चाहिए इसका एक क्लियर पिक्चर मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस कंपनी के काम के बारे में, क्योंकि दोस्तों अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है तो इस कंपनी का काम एंड इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में जानना आपका एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। बट यहाँ पे तो हम इस कंपनी के बारे में बहुत ही ब्रीफ में जानकारी देंगे, बट अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप इसका फुल रिव्यू जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब बात अगर इस कंपनी का करते हैं तो ये कंपनी साल 2009 में प्रिसीजन कंपोनेंट मैन्युफैक्चर के तौर पे इनकॉर्पोरेट हुई थी। यानी दोस्तों अलग अलग इंडस्ट्री में यूज होने वाला डिस्क एंड स्ट्रिप स्प्रिंग, क्वाइल एंड स्पाइरल स्प्रिंग एंड कुछ फास्टनिंग सॉल्यूशन को मैन्युफैक्चर करती है, जिसका यूज अलग अलग इंडस्ट्री जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, ऑफ हाईवे इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जनरल इंजीनियरिंग एंड इवन ऑटोमोटिव एंड रेलवे सेक्टर में भी यूज होता है। सो दोस्तों आई होप कि ये कंपनी काम क्या करती है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वहीं अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में कि ग्रे मार्केट में अभी इसका क्या डिमांड चल रहा है। बट दोस्तों उससे पहले एक बार अगर इसके हम प्राइस बैंड पे नजर डालें तो इसका प्राइस बैंड 503 रुपए से लेकर 529 रुपए के बीच में रखा गया था। एंड अगर इस हिसाब से इसका ग्रे मार्केट में डिमांड देखा जाए तो अभी इसका ग्रे मार्केट में 55 से 60% के आसपास डिमांड बना हुआ है। यानी अगर 60% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर शेयर पे हमें 370 रुपए का प्रॉफिट बता रहा है, 28 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से मैक्स टू मैक्स हमें 9,000 रुपए तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। मतलब दोस्तों मंडे तक इस आईपीओ के जीएमपी में 55 से 60% का डिमांड बना रहता है, तो इस आईपीओ में तो आपको काफी जबरदस्त लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। तो अगर इस हिसाब से इसका हम अंदाजन लिस्टिंग प्राइस निकालने की कोशिश करें तो दोस्तों इस ग्रे मार्केट को देखते हुए इसका लिस्टिंग कहीं 820 रुपए से लेकर 850 रुपए के बीच में हो सकता है। बट दोस्तों ये जो अंदाजन लिस्टिंग प्राइस है वो प्योरली जीएमपी पे डिपेंडेंट है। एंड जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि हमें किसी भी आईपीओ के जीएमपी पे पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक टेंटेटिव प्राइस होता है जो मार्केट के सिचुएशंस के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो हो सकता है कि इसका लिस्टिंग हमें 60 से 70% के ऊपर भी देखने को मिल जाए, या फिर अगर 40% पे भी इसका लिस्टिंग हमें देखने को मिलता है तो उसके लिए भी हमें जरूर रेडी रहना चाहिए। तो फिर चलिए बात कर लेते हैं कि हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि ये आईपीओ लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकता है, ताकि इस आईपीओ में उनको भी प्रॉफिट हो सके जिनको भी इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। यानी क्या जिनको इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है वो इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म या फ्रेश एंट्री के लिए हम सबसे पहले इस कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ एंड कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर सबसे पहले हम इस कंपनी के स्ट्रेंथ फैक्टर के बारे में बात करें तो दोस्तों इस कंपनी का फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग है ही, बाकी बात इस आईपीओ के बाद ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो जाएगी, ये कंपनी के लिए और भी अच्छी बात है। वहीं इस कंपनी के पास डाइवर्स कस्टमर बेस भी है, यानी ये कंपनी अपना प्रोडक्ट तो इंडिया में सेल करती ही है, उसके साथ ही साथ 25 से ज्यादा देशों में अपना जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करती है, जिनमें से कुछ मेजर कंट्री जैसे जर्मनी, यूएसए एंड चाइना हो गया। एंड ये एक्सपोर्ट्स इस कंपनी के रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 40% का योगदान देता है। यानी इस कंपनी का ऑलमोस्ट 40% का रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, जो इस कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। वहीं इस कंपनी के पास अलग अलग मार्केट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट है, जिसका यूज इवन रेलवे एंड रिन्यूएबल एनर्जी में भी होता है। वहीं इस कंपनी के पास इन हाउस डिजाइन के साथ वेल इक्विप्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है, जहां से ये अपना क्वालिटी कंट्रोल को मैनेज कर सकता है। वहीं दोस्तों अब अगर इसके रिस्क के बारे में बात की जाए तो इस कंपनी का 80% तक का रेवेन्यू स्प्रिंग टेक्नोलॉजी से आता है। यानी ये कंपनी के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि इस कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू इसके एक ही प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। यानी अगर फ्यूचर में स्प्रिंग टेक्नोलॉजी का डिमांड कम होता है तो इसका असर सीधे इसके फंडामेंटल पे देखने को मिल सकता है। वहीं इस सेक्टर में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसी सेगमेंट में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां पहले से काम करती है, जैसे एसकेएफ इंडिया हो गया, हर्षा इंजीनियर्स हो गया, रोलेक्स रिंग्स हो गया, रत्नाबीर प्रिसीजन इंजीनियर्स एंड इवन स्टर्लिंग टूल्स भी हो गया। यानी इस सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। वहीं इस कंपनी पे कोई कॉपीराइट का भी केस चल रहा है,
तो अगर कोर्ट का डिसीजन कंपनी के फेवर में नहीं आता है तो उसका भी असर सीधे हमें इस कंपनी के फंडामेंटल पे देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों, हर बिजनेस के साथ ये छोटा मोटा रिस्क तो आते रहता है, इसीलिए हमें कुछ मेजर रिस्क पे ही ध्यान रखनी चाहिए। तो अगर इसके स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को देखते हुए हम बात करें कि ओवरऑल ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कैसी है, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर भारत में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है एंड 2039 तक गवर्नमेंट का टारगेट है 500 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी अचीव करने का। एंड अगर ये सब सेक्टर बढ़ता है तो ऑटोमेटिक इंजीनियर्स प्रिसीजन वाला सेक्टर भी बढ़ेगा, क्योंकि इस सेक्टर में फास्टनर एंड स्प्रिंग टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि ये कंपोनेंट विंड टर्बाइन एंड सोलर पैनल को स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो हर साल इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी 32% के आसपास इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ये सेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिक इस कंपनी के भी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा। वहीं रेलवे सेक्टर में भी हाई स्पीड ट्रेन एंड स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है एंड इन सब कारण से रेलवे सेक्टर में कॉइल स्प्रिंग का भी डिमांड तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो कंपनी कॉइल स्प्रिंग बनाती है उसका यूज ट्रेन के बोगीज में किया जाता है। सो इस कंपनी को हर तरह से फायदा होने वाला है। यानी अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये कंपनी तो लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है। इसीलिए अगर बात की जाए कि इसमें हमें फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए, तो दोस्तों अगर आप केवल लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं तो अगर इसका लिस्टिंग हमें 40% के नीचे देखने को मिलता है तब आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। बट अगर 60 से 70% के ऊपर हमें देखने को मिलता है तब आप इस आईपीओ को बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसका लिस्टिंग 60 से 70% के ऊपर होता है तो जाहिर सी बात है कि इसका वैल्यूएशन भी हाई जाएगा एंड कुछ मार्केट में इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है। तो अगर 60 से 70% के ऊपर लिस्ट होता है तो आपको इस आईपीओ को इग्नोर कर देना चाहिए। वहीं अब हम बात कर लेते हैं उनके लिए जिनको कि इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है, वो क्या करे। क्या उन्हें इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या फिर अपना लिस्टिंग गेंस बुक कर देना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप केवल इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किए थे कि इस आईपीओ में तो आपको केवल लिस्टिंग गेंस से मतलब है, तो आपको जितना भी लिस्टिंग गेन मिल रहा है 9000 के आसपास, आप उतना लिस्टिंग गेंस लेके इस आईपीओ से एग्जिट ले सकते हैं। बट अगर आपने इस कंपनी का स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को अच्छे से एनालाइज किया है और ये डिसीजन बनाया है कि इस आईपीओ में तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करनी है, तो जी हाँ दोस्तों, आप इस आईपीओ में बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। मे बी ये आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। बट वहीं आप अगर अपने प्रिंसिपल कैपिटल पे बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो आप इस आईपीओ में अपने प्रॉफिट को होल्ड करके छोड़ सकते हैं। यानी जो भी आपके पास 9000 के आसपास तक प्रॉफिट मिल रहा है आप उस 9000 को होल्ड करके छोड़ सकते हैं और बाकी बचा आपका जो प्रिंसिपल कैपिटल है 15000 के आसपास, उसको इसमें से कुछ शेयर सेल करके निकाल सकते हैं, जिससे आपका प्रिंसिपल कैपिटल भी सेफ रहेगा एंड आपका प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होते रहेगा। बट दोस्तों लिस्टिंग डे के दिन कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं बनाए। 9:45 से 10 बजे तक आराम से आपके पास 15 मिनट का समय रहेगा। उस 15 मिनट में आप इस आईपीओ का ओपनिंग प्राइस देखिए, इस आईपीओ का प्री आईपीओ मार्केट में ही डिमांड देखिए एंड उसके बाद ही आप अपना इसमें कोई भी डिसीजन बनाइए। एंड दोस्तों अगर प्री आईपीओ मार्केट का अगर आप मेरा एनालिसिस जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग हर आईपीओ के उसके लिस्टिंग के दिन उसके प्री आईपीओ मार्केट में अच्छे से एनालाइज करते हैं कि लिस्ट होने के बाद ये आईपीओ सीधा ऊपर जा सकता है या फिर सीधा नीचे जा सकता है। सो अगर आप मेरा डिसीजन जानना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी इस आईपीओ को लेके। आपका क्या स्ट्रेटजी है और कौन कौन इस आईपीओ को होल्ड करने वाला है और कौन कौन इससे लिस्टिंग गेंस लेके निकलने वाला है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आपको ये स्ट्रेटजी काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट करके जरूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।